हेलो एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग कवर कर चुके थे मुगल का पतन और विघटन। मुगल का पतन और विघटन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के आगमन की बात की जाए तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में आगमन किया। और कहता है कि यूरोपीय वासियों में सबसे पहले आगमन किसका हुआ, तो पुर्तगालियों का ही आगमन हुआ यूरोपीय वासियों में भी। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली और यूरोपीय व्यक्ति था जिसने 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट नामक स्थान, जो भारत के पश्चिम तट पर स्थित है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा जगह स्थित है, कालीकट जगह, वहीं पर कालीकट नामक बंदरगाह है, वहीं पर वास्को डी गामा भारत आया। और इसने भारत और यूरोप के बीच समुद्र मार्ग की खोज की। तो वास्को डी गामा को किसके लिए जाना जाता है, तो भारत और यूरोप के बीच समुद्र मार्ग की खोज करने के लिए जाता है। भारत और यूरोप के बीच कौन सा मार्ग खोजा वास्को डी गामा ने, तो समुद्र मार्ग खोजा। किसी किसी बुक में 20 मई 1498 की जगह 17 मई 1498 रहता है, तो आपको घबराना नहीं है। कालीकट की बात की जाए तो कालीकट में एक हिंदू राजा हुआ करता था जिसका नाम था जमोरिन। और जमोरिन ने वास्को डी गामा का हार्दिक स्वागत किया था। और इस स्वागत को देखते हुए अरब व्यापारी पुर्तगालियों के प्रति वैमनस्य रवैया यानी कि जलन वाली रवैया अपनाया। अब वहीं बात करते हैं पुर्तगालियों की। तो पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम वायसराय नियुक्त किया 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी डी अल्मीडा नामक व्यक्ति को पहला पुर्तगाल वायसराय नियुक्त किया। और फ्रांसीसी डी अल्मीडा को हम लोग जानते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी होती क्या थी कि अरबियन सी है यानी कि अरब सागर में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से परमिशन लिया जाता था। और पुर्तगालियों के परमिशन पर ही अरब सागर में जहाज़ को चलाया जाता था या व्यापार किया जाता था। तो चलिए जानते हैं कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के आगमन का क्रम। तो सबसे पहले जो व्यापारिक कंपनी आया था तो पुर्तगाल आया था, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और उसके बाद फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, ये था यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन का क्रम। वहीं अगर हम लोग बात कर दें तो सेकंड पुर्तगाली वायसराय आया था। दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया, अल्फांजो दी अल्बुकर्क। और ये 1509 ईस्वी में आया। अल्फांजो दी अल्बुकर्क कब आया, 1509 ईस्वी में। और अल्फांजो दी अल्बुकर्क को भारत और पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक, भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांजो दी अल्बुकर्क को। और इसके पीछे कारण है कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही को, सुल्तान को, से गोवा को छीन लिया था या गोवा को जीता था कौन, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही सुल्तान से जीता से। वहीं हम लोग बात करें तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिंग में स्थापित किया। पुर्तगालियों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर, तो कोचिंग में। और पुर्तगालियों ने की ही देन है प्रिंटिंग प्रेस। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था, तो पुर्तगालियों ने लाया था। वहीं बात की जाए पुर्तगालियों के बाद डच लोग आए, पुर्तगाली के बाद डच आया। और डच की बात की जाए तो डच किसे बोलते हैं हम लोग, तो नीदरलैंड और होलैंड के व्यक्ति को ही डच बोलते हैं। नीदरलैंड और होलैंड के निवासी को क्या बोलेंगे, डच बोलेंगे। और नीदरलैंड से डचों का पहला आगमन कब हुआ, तो 1594 ईस्वी में पहला डच आया था, कॉर्नोलियस दी हॉटमैन। और यही है जो इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और डच आए पहले लेकिन व्यापारी कंपनी स्थापित किया था बाद में। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो डच व्यक्ति तो आया पहले लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होता। और 1605 ईस्वी में इसने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो मसूलीपट्टनम में। यहाँ पर एक प्रश्न है, मध्यकाल में यूरोपीय व्यापारी कंपनी के आगमन का क्रम। तो पहले कौन सा आया, तो पुर्तगाल, उसके बाद कौन आया, डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। तो इस तरह से क्रम है। तो यहाँ क्रम आप जान गए होंगे किस तरह से है। अगर बात की जाए डचों ने, तो डचों ने अपनी एक और व्यापारिक कोठी की स्थापना की जो पुलिकट में थी। और डचों ने एक फैसला कर लिया कि पुलिकट में ही अपना मुख्यालय बनाया जाए। तो पुलिकट में अपना मुख्यालय बनाया था डचों ने। डचों ने एक काम किया था
कि बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री डचों ने लगाया था बंगाल के पिपली नामक स्थान पर। और बंगाल के पिपली नामक स्थान पर 1627 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी। हुगली नदी के किनारे चिंसूरा नामक स्थान पर डचों ने गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण किया। गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण 1663 ईस्वी में डचों ने किया था। चिंसूरा हुबली के किनारे स्थित चिंसूरा नामक शहर में क्या था, गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण किया गया था 1663 ईस्वी में। वहीं डचों की बात की जाए तो भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। तो डच ही पहला था जिसने भारतीय वस्तु को निर्यात करवाने का काम किया था, भारतीय वस्त्र को निर्यात करवाया था। अगर बात की जाए डचों को, तो डच ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी कर्मचारी रखे थे। डचों ने क्या किया, भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी कर्मचारी रखा। वहीं डच की बात की जाए तो डच भारत से चले क्यों गए, तो भारत से अंतिम रूप से चले गए बेतरा का युद्ध। और बेतरा का युद्ध इम्पोर्टेंट हो जाता है 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ और अंग्रेज और डच के बीच हुआ। इसके बाद डच को पूरी तरह से पराजित होता है और डच अपने व्यापार को छोड़कर चले जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ। इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम, इसने हस्ताक्षर कर दिया अधिकार प्राप्त पर, और अधिकार प्राप्त पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। कैप्टन विलियम हॉकिंस, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत हुआ करता था। कैप्टन विलियम हॉकिंस क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत हुआ करता था। ये 1609 या 1608 ईस्वी में, इस बुक में लिखा हुआ 1608 ईस्वी में, तो 1608 ईस्वी में क्या था, जहांगीर के दरबार में आया था। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में 1613 ईस्वी में कारखाना या फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दिया था। तो जहांगीर के अनुरोध पर सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी फैक्ट्री कहाँ बना लिया, सूरत में बना लिया अंग्रेजों ने। अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों का मसूलीपट्टनम में हुआ करता था। वहीं बात करें सर टॉमस रो की, तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था और इसके आने के पीछे उद्देश्य हुआ था कि उसको कुछ व्यापारिक छूट मिल जाए और व्यापारिक सुविधा मिल जाए। अंग्रेज अपने व्यापारिक सुविधा के लिए बहुत प्रयासरत हुआ करता था और यही कारण है अंग्रेज को सफल होने का भारत में। वहीं बात करें तो 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दे दिया और सुनहरा फरमान वो क्या था कि 500 केवल पैगोडा के वार्षिक किराया पर अंग्रेज गोलकुंडा के किसी भी बंदरगाह पर व्यापार कर सकते थे और गोलकुंडा के किसी भी बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे, यानी कि उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अगर बात करते हैं तो 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे ने क्या किया, मद्रास को पट्टे पर ले लिया। किससे लिया, तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और मद्रास को पट्टे पर लेने के बाद यहाँ पर एक किलाबंद क्या होता, ये हो गया किलाबंद कोठी का निर्माण, और कोठी का निर्माण करवा दिया। किलाबंद कोठी का निर्माण करवाया और उस कोठी का नाम रखा सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम रखा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण का हुआ 1639 ईस्वी में। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण मद्रास में किया गया। वहीं पर मद्रास को पट्टा किसने लिया, तो फ्रांसीसी डे ने लिया और फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया। अगर बात करें इंग्लैंड का राजकुमार हुआ करता था 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय, और चार्ल्स द्वितीय का ही विवाह हो गया पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन ऑफ बिरगेंजा, और इनको शादी हुई तो दहेज मिलना जरूरी था। तो दहेज मिला किसको, चार्ल्स द्वितीय को, और दहेज के रूप में बम्बई द्वीप को ही दे दिया गया। बम्बई द्वीप को दिया गया तो चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और केवल 10 पैगोडा 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर क्या कर दिया, बम्बई द्वीप को दे दिया।
इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होता चला गया। वहीं बंगाल की बात की जाए तो बंगाल का एक सूबादार हुआ करता था शाह सूजा, और शाह सूजा ने 1651 ईस्वी में क्या किया, प्रथम व्यापारिक छूट प्राप्त किया था। शाह सूजा ने व्यापारिक छूट प्राप्त किया, अंग्रेज़ों से व्यापारिक छूट प्राप्त किया कर अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट दिया था शाह सूजा ने, और ये व्यापारिक छूट को ही निशान बोला जाता है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने व्यापारिक छूट मांगा बंगाल के सूबेदार शाह सूजा से, और इसी व्यापारिक छूट को क्या बोलते हैं, निशान बोलते हैं। और शाह सूजा को अंग्रेज़ 3000 रुपया वार्षिक कर देते थे, और इसके बदले अंग्रेज़ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार कर सकते थे। वहीं हो गया कि मुक्त व्यापार करना यानी कि कोई रोक टोक नहीं, कोई टैक्स नहीं देना होता था। अगर बात करें अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज़ों ने कालीकट, गोविंदपुर और सूतानाती, यहाँ क्या दिया हुआ है, कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानाती, इन सभी को मिलाकर अभी का कोलकाता शहर है उसका निर्माण किया गया था। और कोलकाता शहर निर्माण करने का श्रेय जॉब चार्नक को जाता है। कालांतर में क्या कहता है कि बाद में यही कोलकाता शहर में क्या गया, फोर्ट विलियम का नींव डाला गया। फोर्ट विलियम का नींव कहाँ, कोलकाता शहर में। लेकिन फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ किया गया, तो मद्रास में क्या किया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किया गया। समझ में आ गया, फ्रांसीसी डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगर हम लोग बात करें फोर्ट विलियम की, फ्रांस की, तो फ्रांसीसी की, तो फ्रांस अंग्रेज़ों के बाद फ्रांस से आए, और फ्रांस में फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी फैको कैरो के द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ हुई, सूरत में हुई। वहीं अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ हुआ था, मसूलीपट्टनम में। लेकिन अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खोला अंग्रेज़ों ने, तो अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने सूरत में खोली। वहीं फ्रांसीसी मार्टिन ने 1674 ईस्वी को पांडिचेरी की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई, तो 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना किसने की, फ्रांसीसी मार्टिन ने की 1674 में पांडिचेरी की। अब यहाँ पर है कंपनी और उसका स्थापना। तो कंपनी की बात की जाए और उसकी स्थापना की, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में, वहीं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में। तो इस तरह से हुआ कंपनियों की स्थापना। अब क्या हुआ कि आंग्ल फ्रांस संघर्ष, या इसे ही बोला जाता है कर्नाटक का युद्ध। तो आंग्ल फ्रांस संघर्ष और कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ 1746 से 1748। 1746 से 1748 तक क्या हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध। और प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के लिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। और प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया गया एला सापेल की संधि के द्वारा, और एला सापेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध को समाप्त किया गया। और एला सापेल की संधि कब हुआ, 1748 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध को समाप्त किया गया और प्रथम कर्नाटक युद्ध को भी समाप्त किया गया इसी के तहत। वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो ये हुआ 1749 से लेकर 1754 ईस्वी में। 1749 से 1754 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस का गवर्नर हुआ करता था डुप्ले, जिसे हरा दिया गया अंग्रेजों द्वारा। और डुप्ले की हार के बाद फ्रांसीसियों ने डुप्ले को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर गोडेहू को भारत भेजा गया। भारत का फ्रांसीसी गवर्नर बनकर कौन आया, गोडेहू आया, और गोडेहू ने पांडिचेरी की संधि करवा दिया। इस तरह से पांडिचेरी की संधि हुआ 1755 ईस्वी में, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का भी समापन हो गया। वहीं बात की जाए हम लोग की, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध, और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से लेकर 1763 तक। 1758 से 1763 तक हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध। और इसका
समापन हुआ वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध की बात की जाए तो 1760 ईस्वी में होता। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो 1760 ईस्वी में हुआ। और वांडीवास की युद्ध के तहत ही तीसरा कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ। तो वांडीवास की युद्ध की लड़ाई में अंग्रेज का सेनापति कौन हुआ करता था, सर अय्यरकुट। और फ्रांसीसी सेना का सेनापति कौन हुआ था, कॉर्नवालिस हुआ करता था। और इन दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध। और इसमें कॉर्नवालिस की हार होती है और कॉर्नवालिस को बुरी तरह से खानी पड़ती है। और कॉर्नवालिस की हार होने के बाद अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों का क्षेत्र पांडिचेरी को अपने अधीन कर लिया था। वहीं पांडिचेरी की स्थापना कब किया गया था, तो पांडिचेरी की स्थापना की बात की जाए तो पांडिचेरी की स्थापना अंग्रेजों ने कब किया, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की स्थापना 1661 ईस्वी में किया था। अगर हम लोग बात 71 ईस्वी में किया था। और बात की जाए तिट्टे कर्नाटक युद्ध की, तो तिट्टे कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो तिट्टे कर्नाटक की युद्ध को समाप्त किया गया पेरिस की संधि द्वारा। और पेरिस की संधि हुई 1773 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में क्या किया, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर भी अधिकार कर लिया। और तिट्टे कर्नाटक युद्ध का समापन किसके द्वारा, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कब हुआ, 1763 ईस्वी में। पेरिस की संधि के तहत क्या हुआ, अंग्रेज ने क्या किया, चंद्रनगर को छोड़कर चंद्रनगर को अपने अधीन कर लिया। बाकी पांडिचेरी को और कुछ जो फ्रांसीसी क्षेत्र को अंग्रेज जीता था उन सभी को फ्रांसीसियों को लौटा दिया। लेकिन एक शर्त पर लौटाया था अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को कि वो स्थान पर किलाबंदी नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को लौटाया अंग्रेजों ने, लेकिन चंद्रनगर को नहीं। को ये था। कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो 1746 से लेकर 1748 तक। और इसका समापन हुआ एला सापेल की संधि के द्वारा 1748 ईस्वी में। वहीं दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक। और 1754 ईस्वी में क्या हुआ, पांडिचेरी की संधि हुई। पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में हुआ और दूसरा कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध का कब, 58 से 63 तक। और पेरिस की संधि के तहत हुआ 1763। तो कहा कि तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत, वहीं पांडिचेरी की संधि के तहत दूसरा कर्नाटक युद्ध और एला सापेल की संधि के तहत है जो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। कल पढ़ेंगे बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय।